students, today we shall study about the poetic techniques used in the poem The Daffodils. Number 1 is rhyming couplet. First of all, I shall tell you the example of rhyming couplet. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Look at these two lines. The last words of these two lines are rhyming with each other. आप देख रहे हो बेटा, ये लास्ट वर्ड्स जो हैं ट्रीज ब्रीज, इनकी साउंड आपस में मिल रही है. बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. द लास्ट वर्ड्स ऑफ दीज टू लाइन्स राइम विद ईच अदर. सच राइमिंग लाइन्स जिनकी लास्ट वाले वर्ड्स की जो साउंड है मिलती है, जो आपस में राइम करते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइमिंग कपलेट. इन एग्जाम्पल यू हैव टू राइट द कंप्लीट लाइन्स. ये आपने सिर्फ वर्ड्स ही नहीं लिखने हैं इसमें, एग्जाम्पल में यू हैव टू राइट द कंप्लीट लाइन्स. और एक बात और याद रखनी है बच्चों, आपको दीज लाइन शुड बी क्लोजली पैक्ड. इसके बीच में कोई और लाइन नहीं होनी चाहिए. जैसे आपने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा में ये लास्ट वाली टू लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स जो हैं वो साथ साथ हैं. और भी वर्ड्स जो हैं आपस में बहुत सारे जो हैं लास्ट वर्ड्स उनके राइम करते हैं, बट जो क्लोजली पैक्ड लाइन्स होती हैं, जो साथ साथ लाइन्स होती हैं, उनके जब लास्ट वर्ड्स जो हैं दे राइम विद ईच अदर. सच इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइमिंग कपलेट. नाउ कम टू नंबर 2, राइमिंग पेयर. राइमिंग पेयर भी हम राइमिंग कपलेट में से ही निकालेंगे. जैसे आपने ये लाइन्स पढ़ी, दीज आर द टू लाइन्स. बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, ये जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं ट्रीज ब्रीज, दे आर मेकिंग राइमिंग पेयर. This is called rhyming pair and these complete lines are called rhyming couplet. The last words of the rhyming couplet which rhyme with each other make rhyming pair. ये जो last words हैं इनको हम rhyming pair बोलेंगे. दोनों words को ऐसे लिखना है आपने, this is rhyming pair and these two complete lines are making a rhyming couplet. Now come to number 3, rhyme scheme. What is the rhyme scheme of the poem? The rhyme scheme of the poem is AB AB CC. अब हम rhyme scheme कैसे लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि how it is written. For rhyme scheme, come to the lines on the textbook. I shall recite the first stanza for this. Listen carefully. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. बेटा ध्यान से देखिए, ये लास्ट वर्ड्स इसके किसी के साथ राइम करेंगे. ये देखो क्लाउड दिख रहा है, ये किसी और के साथ राइम कर रहा है नेक्स्ट लाइन के साथ. पहले आपने नेक्स्ट लाइन देखनी है. लुक एट दिस नेक्स्ट लाइन, इसके साथ राइम कर रहा है? नहीं कर रहा है. क्लाउड इसकी साउंड डिफरेंट है और हिल्स इसकी साउंड डिफरेंट है. देन वी विल राइट ए फॉर लाइन नंबर 1. हम लाइन नंबर 1 के लिए राइम स्कीम के लिए लिखेंगे ए. नाउ कम टू लाइन 2. लाइन 2 में आप देख रहे हो, लास्ट वर्ड आपने ध्यान से देखना है. इन लाइन 2 लास्ट वर्ड इज हिल्स. क्या हिल्स जो है वो क्लाउड के साथ राइम कर रहा है? नहीं कर रहा है. तो वी शैल राइट बी फॉर दिस. नो कम टू द थर्ड लाइन. द लास्ट वर्ड इज क्राउड इज नॉट राइमिंग विद हिल्स, बट इट इज राइमिंग विद क्लाउड. इन दोनों की साउंड आपस में मैच कर रही है, तो क्राउड एंड क्लाउड आर राइमिंग विद ईच अदर. सो वी शैल राइट again A for this. This was A, it will also become A. Now come to the line number 4. Its last word is daffodils. Its sound is not rhyming with crowd. It is rhyming with hills. daffodils, ये देखो बेटा, daffodils जो है hills के साथ इसकी sound जो है it is rhyming with hills. daffodils hills, तो इसको भी हम किसका नाम देंगे? बी का नाम देंगे. द नेक्स्ट 2 लाइन्स
ट्रीज, ब्रीज। ये देखो ट्रीज और ब्रीज, दीज बोथ आर राइमिंग विद ईच अदर, बट ट्रीज जो है ऊपर में से किसी के साथ भी राइम नहीं कर रहा है, ये नीचे वाली लाइन के साथ राइम कर रहा है। तो ऊपर में से पहले देखना, ऊपर में से किसी के साथ राइम तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स इट विल बिकम सी, इट विल बिकम सी। तो नेक्स्ट लाइन जो है ब्रीज, ये भी सेम ट्रीज की तरह ही इसकी आवाज़ आ रही है, ट्रीज ब्रीज, तो इसको भी हम नाम देंगे सी। तो इन दिस वे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम विल बिकम ए बी C C. In this way you will find the rhyme scheme of other stanzas too. Yesterday I told you that it is a lyric poem. मैंने आपको कल ही बताया था कि this poem is a lyric poem. तो ये वाली जो poetic technique जो poets यूज़ करते हैं poems को और ज़्यादा musical बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब हम rhyme scheme पढ़ते हैं poems में, इससे जो poem है ज़्यादा म्यूजिकल बनती है। Now come to number 4 poetic technique, that is personification. आप इसको इसके नाम से ही आप इसको इसकी आपको समझ आ जाएगी। Poets sometimes describe non-living objects as human beings. आप देखोगे पोम में कभी कभी पोइट क्या करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग की तरह बताते हैं। Such a description of an inanimate object as human being is called personification. मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, आपको पता है फ्लावर्स डांस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फ्लटर कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज करती हैं, नहीं कर सकते हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। मीन्स कि आपको मैंने बताया पोइट समटाइम्स डिस्क्राइब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज ह्यूमन बींग्स। जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बींग की तरह बताते हैं, वो वाला काम जो ह्यूमन बींग करते हैं, इस तरह के डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। Poets commonly use this technique to create images in the mind and to give their writing a greater sensory appeal. हमें और ज़्यादा हमारी सेंसेस को अपील करने के लिए, हमारे माइंड्स में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्रिएट करने के लिए पोइट्स इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम इज टॉसिंग देयर हेड्स। You know that flowers cannot toss their heads, they don't have any heads, but the poet has shown that the flowers were tossing their heads. The waves beside them danced. Waves cannot dance, but the poet has seen in such a way to the waves that he has shown that the waves were dancing. तो डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करती हैं। तो इसलिए दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। स्टूडेंट्स आप खुद फाइंड आउट करो कि और कौन से एग्जाम्पल्स हैं पर्सोनिफिकेशन की इस पोएम में। नो कम टू नंबर 5 टेक्निक, दैट इज सिमिली। सिमिली क्या होती है, इस पोएम में पोइट ने सिमिली का भी यूज़ किया है। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स आर कंपेयर्ड with each other, always using as or like. That means this is a figure of speech in which one thing is compared with another thing. दोनों things जो है वो different होनी चाहिए, dissimilar things होनी चाहिए। They are compared with each other. Such a comparison is called simile, and they are always compared using as or like. For example, from the poem is as a cloud, as a cloud, एज द स्टार्स। यहाँ पे आप देख रहे हो एज का यूज हुआ है, तो दिस इज अ सिमिली, एज अ क्लाउड, एज अ स्टार, एज द स्टार्स। बेटा थोड़ा और अच्छी तरह से समझाऊंगी अगर समझ नहीं आई। सिमिली जो है इसमें टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। वो चीज़ें एक ही कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बोलोगे ही इज़ लाइक हिज ब्रदर, ही इज़ लाइक हिज ब्रदर, तो ये सिमिली नहीं है। जैसे ही इज़ लाइक अ लायन,
ही इज़ लाइक अ लॉयन, तो वो सिमिली है। मीन्स कि लॉयन की तरह उसको बताया गया है, उसकी ब्रेवरी को बताया गया है, उसको उसकी ब्रेवरी को बताने के लिए लॉयन का यूज़ किया है कंपैरिजन में। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम सिमिली बोलते हैं। एज अ क्लाउड, क्लाउड का और जो है पोइट का और क्लाउड का कोई कंपैरिजन आपस में नहीं है, लेकिन पोइट ने इसको कंपेयर किया है ये बताने के लिए कि वो वंडर कर रहा था, बिना मतलब के वहाँ क्लाउड की तरह घूम रहा था। इस तरह के कंपैरिजन को बोलते हैं सिमिली। एज द स्टार्स, एज द स्टार्स में क्या बताया गया है, द फ्लावर्स वर काउंटलेस, वो अनकाउंटेबल थे, जो फ्लावर्स थे वो अनकाउंटेबल थे, उनको काउंट नहीं किया जा सकता था डैफोडिल्स को। तो उनकी जो क्वांटिटी है उसको बताने के लिए बताया गया है कि वो अनकाउंटेबल थे, जो स्टार्स थे वो अनकाउंटेबल थे। इस तरह के जो कंपैरिजन्स होते हैं लाइक और एज लगाया जाता है, और वो दोनों थिंग्स जो हैं दे आर डिसिमिलर। सच अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड एज सिमिली। तो बच्चों आपने और भी एग्जांपल्स जो हैं फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।